Now I'm going to share the information which I have learned from, of course, from the same source. Understanding Bloom's taxonomy and its application in history. You can apply it in your subjects, in your field. First of all, we have to get a clear knowledge what is Bloom's taxonomy. Okay, so in 1956, Dr. Benjamin Bloom, he was an American psychologist. He developed a pyramid, as you can see here on the whiteboard over here. A pyramid that classified the different levels of learning based on complexity of thought. We never think in a same way. A complexity of thinking, it goes up and down. Something in our environment we can grasp easily. Some things are not that difficult for us to understand, right? No sir. अभी हम बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं. वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हो चुके हैं. 1956 में उन्होंने एक पिरामिड डेवलप किया था बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंकिंग. हमारी वैचारिक क्षमता कितनी है उसके ऊपर, हमारी इन द सेंस हम इंसानों की, जिसमें बच्चे भी आते हैं और हम लोग भी आते हैं, उस प्रकार से. सो द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हैज प्रोवाइडेड टीचर्स विद अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क. कॉग्निटिव मीन्स आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका माइंड, आपका इंटरनल जो आप सोचते हो, इसके ऊपर ये पिरामिड उन्होंने डेवलप किया है. दैट कैटेगराइजेस क्रिटिकल रीजनिंग इन ऑर्डर टू हेल्प टीचर्स टू सेट मोर वेल डिफाइंड गोल्स. हाउ दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज हेल्पफुल फॉर अस. इट्स लाइक अ बून, हमारे लिए एक आशीर्वाद के जैसे. एंड वी शुड अप्लाई इट इन आवर डे टू डे टीचिंग लाइफ. हमारा गोल जो भी है, आप शुरू से कर रहे हो, आप एंड में जा रहे हो, आपका हर एक गोल इसके ऊपर बेस होना चाहिए. It makes your teaching and learning process easy. Not only teaching but learning also. So Bloom determined that there are basically 6 levels of thinking, as you can see over here, starting from remembering है, understanding है, applying है, analyzing है, evaluating है and creating. The topmost is the creating. यानी कुछ अपनी तरफ से कुछ बनाना. New inventions based on the knowledge what the child has learned. जो सीखा है उसके ऊपर वो खुद क्रिएट कर रहा है. एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. हमारा भी वही अल्टीमेट गोल है. क्रिएटिंग तक हमें बच्चों को लेके जाना है कि वो खुद बना सके, राइट. Further, when teachers ask a question, for example, to students, we make them think within one of these 6 categories. जो भी आप सवाल पूछते हो बच्चों को, उसमें इन 6 में से एक कैटेगरी में हम उनको सोचने में प्रभावित करते हैं कि आप सोचो और उसका आंसर दे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? बच्चा तुरंत आंसर दे देगा, माई नेम इज वैभव, माई नेम इज कुशल, व्हाटएवर, बिकॉज ही नोज, उसे पता है उसका नाम क्या है. बट व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर टुनाइट, और व्हाट वुड यू लाइक टू हैव डिनर, तो बच्चा सोचेगा उसका क्या लाइक है, डिसलाइक है, उसके बारे में वो सोच के बताएगा. दिस नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग. उसको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, उसको क्या अच्छा लगता है वो कैटेगराइज करेगा और उसके ऊपर फिर वो आपको आंसर देगा. इट नीड्स थिंकिंग. सो व्हाटएवर क्वेश्चन यू आस्क द स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चन दे फॉल ईदर ऑफ दीज 6 categories. Okay, so further let us now deal with each of these critical thinking levels. Remembering. First is remembering. It focuses on remembering previously learned material. पहले आपने जो भी सीखा हो, इसके ऊपर ही आपका remembering डिपेंड करता है. If you do lesson plan and if you strictly follow it, आप देखोगे आप जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो उसका पहला बेस ही होता है इंट्रोडक्शन. यू नेवर जंप ऑन द टॉपिक डायरेक्टली. यू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ योर चाइल्ड, ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. तो उसको धीरे धीरे उस टॉपिक की तरफ लेके जाना है, ना कि उसको कंक्लूजन पे जंप कराना है, राइट. सो इट कम्स remembering. And the keywords you can add over there: define, describe, list, match, name, repeat, arrange. ये आ गया आपके remembering. The next level is understanding. Understanding means comprehend करना या फिर समझ के लेना, to grasp the knowledge what the teacher is giving. Okay, so ability to grasp the meaning, to be able to explain. Your keywords are classify, discuss, illustrate, translate, complete. You can use these words in your lesson plans.
okay, and while implementing the knowledge or while giving the knowledge or teaching in the classroom. The third level is applying. आपको जो पता था, आपने जो समझ के लिया, उसके बेस पे आएगा थर्ड लेवल, दैट इज अप्लाइंग. अप्लाइंग मीन्स टू बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू अ सिचुएशन करेक्टली. किसी भी सिचुएशन में अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिचुएशन दे दिया रिलेटेड टू द टॉपिक विच यू हैव टॉट, और देखना है कि उसको कितना समझ में आया है, वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं. दैट कम्स अंडर अप्लाइंग. Okay, the keywords over here are apply, calculate. In maths we can use calculate, demonstrate. Okay, history में आ सकता है demonstrate करके दिखाओ, या फिर science में आ सकता है demonstrate करके दिखाओ. Show, solve, suggest, choose. Okay, based on applying, now comes the fourth level, that is analyzing. For analyzing, and the fifth one, which is evaluating. These are the critical thinking levels. यहाँ पे बहुत ज्ञान की जरूरत है. आपका ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए जो भी आपने अक्वायर किया है, and you need to think critically on that topic. So analyzing, the ability to draw connections between ideas, thinking critically and being able to separate or break down the information and show relationship between the parts. Your science teacher can use this thing very easily, because here your practical knowledge is needed. How much children has learned the topic, has understood the topic, and are they able to apply and analyze it, distinguish करना, separate करना, discriminate करना, ये उनको यहाँ पे उनका ज्ञान उपयोग में आना चाहिए. So it comes analyzing. Next is evaluate, to judge. जितना भी सीखा है, to ask questions, yes, critique करना. The ability to judge the worth of the material against a standard criteria. This involves higher degree of knowledge and understanding, as I have already told you. तो हमें बच्चों को उस लेवल तक लेके जाना है. Being a teacher, I know where I am falling right now. I can only reach till applying. I have not taken my level of teaching till analyzing, evaluating, and creating. So I have to boost myself so that I can make my children to reach these top graded thinking levels, right? So further here keywords are argue. आप डिबेट कर सकते हो. यहाँ पे डिबेट कराएंगे तो, और whatever topic is currently going on in the classroom, give them a situation and tell them to talk against and in support of that. Let us see how children can argue in that thing. They should not fight. We have to be the guide over there. We have to calm them down. Okay. Further, assess, grade, judge, rank, critique, defend, evaluate. These are the keywords you can use in your lesson plans. Last is creating. It's the ultimate aim of students' learning journey. Students, they demonstrate what they have learned by creating something new. जो सीखा है उसके ऊपर बेस अपना खुद का कुछ निर्माण करना, क्रिएट करना. दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. और यहीं पे बच्चों को हमें लाना है, ना कि सिर्फ पैसिव लर्नर्स नहीं बनाना है. वो खुद एक अपना कुछ चीज बना सके जो उन्होंने सीखी है, थोड़ी सी हटके. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. ओके. योर कीवर्ड्स आर कंपोज. खुद की पोएम्स कंपोज कर सकते हैं, वो खुद की स्टोरी लिख सकते हैं. जो स्टोरी उन्होंने सीखी है उसी के ऊपर अगर हम बोल रहे कि हाँ दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, बट आई डोंट थिंक सो द एंडिंग शुड हैव लाइक दिस, शुड हैव बीन लाइक दिस. व्हाट डू यू थिंक? आप अगर लिखते स्टोरी तो आप उसकी एंडिंग कैसे कराते? इस कवि ने ये कविता ऐसे लिखी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप ये कविता कैसे लिखते? It is the higher order thinking where the child will have to search for the words. Okay, so this is the creating. He will create his own stories, write-ups, जो भी political अभी SST से related लोग, political science से related लोग, जो situation अभी current चल रहा है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है? What do you think? What should happen? What should not happen? Creating, right? Your child is able to express his own views. So that teacher has to take a little bit more effort to pull the child towards that direction. कि सोचो. We are just facilitators. उनको think करना है, think कैसे करना है, just we have to guide them. बाकी they are the masters. हम उनसे सीखते हैं. Here keywords I have told you, compose, construct, formulate, plan, organize, design, create, devise, produce. Even our activities which we conduct here, we can make them to
प्लान दोज एक्टिविटीज. बच्चे अभी इतने होशियार हो गए कि हमें क्या चाहिए वो पता होता है, हम उसमें नया और क्या डाले, वो खुद की क्रिएटिविटी भी ले. मैम ये इसकी वजह हम ऐसे करें तो ये हो सकता है मैम, ये इजीली हो जाएगा. दे गिव अस दी सजेशंस. ओके, नाउ हियर द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, to analyze, to evaluate and to create. These are considered as higher order thinking. HOTS जो होते हैं हमारे क्वेश्चन जो आते हैं LAQs में आते हैं, साइंस एंड SST, they come under higher order thinking. तो हमें उसके लिए बच्चों को तैयार करना है, basically for grade 10 students, because from any angle board may ask a question which is not there in the textbook. So we have to prepare them in that sense. They should understand each and every aspect of that chapter. इस प्रकार से हमें उनको प्रिपेयर करना है. एंड रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, दीज आर द फाउंडेशन थिंकिंग लेवल्स. इनके सिवाय ये ऊपर वाले 3 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. सो दीज आर द फाउंडेशन. इसके लिए पहले प्रिपेयर करना, MCQs दे दो, ऑब्जेक्टिव्स दे दो, उसके लिए बच्चों को रीडिंग कराओ. जितना रीडिंग करेंगे उनको हर एक पेज पे जो जो दिया है वो उनको अंडरस्टैंड होगा, तो वो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल पे सोच पाएंगे. So this is Bloom's taxonomy. Now how to relate it to history? Its application in history. So implementation of Bloom's taxonomy in history. See, Bloom's taxonomy is a very useful tool for a teacher. This hierarchical framework makes clear the type of thinking and doing that we expect our children to be capable of in order to achieve a learning target. ये हमें implement करना शुरू हमसे होगा. बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर बच्चों में अप्लाई करना है, उनको हमें चाहिए कि वो अप्लाई करें अपनी डे टू डे लाइफ में. फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई. सो द बेसिक थिंग, प्लान योर लेसन्स. विदाउट लेसन प्लानिंग यू कैन नॉट एंटर इनटू द क्लासरूम. अगर मेरे पास ये है नहीं तो मैं बोलूंगी क्या? आई नो व्हाट टू डू एंड आई नो व्हाट टू स्पीक. इफ आई नो, आई शुड राइट इट डाउन. अगर मेरे सामने लिखा हुआ है तो मैं बोल पाऊंगी वरना, क्योंकि मेरे दिमाग में जो सोच है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी. दिस इज अ प्लान्ड थिंग. सो यू हैव टू प्लान योर लेसन. हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, स्टार्टिंग फ्रॉम ABC. दैट मीन्स रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड देन क्रिएटिंग. दिस इज थोड़ा मॉर्सल्स छोटे छोटे करके बच्चों को खिलाने, तब जाके पूरा चैप्टर बच्चों के दिमाग में घुसेगा, उनको समझेगा. Understood? So, the study of history is often a passive experience where students receive information from teachers or textbook. History बोलते हैं history, no, it's very boring. But why not we make it an interesting thing? तो प्रेजेंट ऐसे करो कि बच्चा आपको देख के ही इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए. हाँ, इट्स लाइक अ मूवी. वो स्टोरी मूवी के जैसे बच्चों के सामने रखो. They love to watch movies. And why they remember the incidents in the movies, dialogues, everything, the expressions of the hero, heroine, the villain, they remember because it is happening in front of them. The same thing we have to do while teaching history. So we have to enact those things. Then it becomes easy. And your lesson plan should be based on Bloom's taxonomy. I am telling you, but I am incomplete in that sense. मैंने अब तक वो अप्लाई नहीं किया है. I've told you, मैं अभी बेसिक 3 चीजों पे ही अटकी हूँ. मुझे ऊपर और जाना है, वो लेवल एक्वायर करने खुद में, and then implementing into the students. Okay, so we have to change our learners from being passive listeners to engaged and thinking learners. पैसिव लिसनर्स नहीं होना चाहिए. ये ट्रैफिक जो है वो 2-way ट्रैफिक होना चाहिए. टीचर्स बोलते जा रहे, बच्चे ले रहे कि नहीं ले रहे पता नहीं. तो इसलिए 2-way प्रोसेस होनी चाहिए लर्निंग की. फॉर दैट वी शुड एम्फसाइज ऑन मार्को ट्रेंड्स. दिस इज अ न्यू टर्म आई हैव लर्न्ड. मार्को ट्रेंड्स फॉर हिस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. हियर यू हैव टू एम्फसाइज ऑन कॉज एंड इफेक्ट. व्हेन वी आर टीचिंग हिस्ट्री, क्या हुआ था, किसकी वजह से वो इवेंट हुआ था, वो कॉज, वो इवेंट होने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट. कब से स्टार्ट हुआ, किसी को पता है? When did it start? Our Indian freedom struggle. When did it start? Yes, 1857 की पहला क्रांति. कौन था वो बंदा, किसने आवाज उठाई? Yes, he was मंगल पांडे and he was one of the sepoys in British colonial government. Why did he do that? Yeah, आगे का स्टेप है उसने क्यों किया. We know this everything.
because we have learned about it, but our children they don't know. So ये पिक्चराइजेशन के फॉर्म में आप उनके सामने रखोगे ना, वो सीखते हैं and for life long they remember even the dates and events. जो हिस्ट्री में it's a soul of history. हिस्ट्री का क्या सोल है, कौन सी तारीख को कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था, ये बच्चों को ध्यान में रखना जरूरी है. और आप पिक्चराइजेशन के फॉर्म में या ड्रामेटाइज करके खुद ड्रामेटाइज करो, डायलॉग खुद बोल के दिखाओ, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द डायलॉग पैसिवली व्हाट द राजा साहब हैज सेड, यू डू इट, दे रिमेंबर, दे अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. थोड़े पोस्चर्स बनाओ, थोड़ा ये एक्सप्रेशन लाओ, दे डू इट वेरी इजीली. ओके, देन कॉज एंड इफेक्ट, देन चेंजेस ओवर टाइम. क्या क्या चेंजेस आते गए, इतिहास जैसे जैसे बदलता गया. सी थिंग्स आर नेवर सेम. क्रांति होती गई, क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस क्या क्या होते गए, दैट वी हैव टू टीच देम. फर्दर बायस एंड पर्सपेक्टिव. बायस मीन्स व्हाट, प्रेजुडाइसेस होते गए, इनजस्टिस होता गया, वो रीजंस देने हैं. कोई भी इतिहास उठा के देख लो, आपको यही चीजें नजर आएंगी. देन इज further, now I'm going to give you the example of grade 9 history chapter number 1, the French Revolution. ये दुनिया की सबसे पहली क्रांति जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी. क्यों हुई थी, अगेन आई हैव टू अप्लाई द कॉज एंड इफेक्ट ओवर हियर. क्यों हुई थी, कैसे हुई, प्रोसेस क्या था, उसका इफेक्ट क्या है, एवरीथिंग आई हैव टू टेल देम इन डिटेल. पहली बात तो मुझे रिमेम्बर कराते वक्त, इंट्रोडक्शन कराते वक्त इस टॉपिक का आई हैव टू टेल चिल्ड्रन, इंट्रोड्यूस इट, कि फ्रांस कहाँ पे है. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है फ्रांस आता है कौन सी कॉन्टिनेंट में है. तो इट कम्स इन इट्स लोकेटेड इन दी यूरोपियन कॉन्टिनेंट. यूरोप में बहुत सारे देश है, फिर फ्रांस में ही क्यों क्रांति हुई, क्या चीजें हुई, ये सब डिटेल में बताना बहुत जरूरी है. तब जाके बच्चे समझ पाएंगे. दे नो इंडियन हिस्ट्री वेरी वेल, बट दे डोंट नो फ्रांस हिस्ट्री, फ्रेंच हिस्ट्री, राइट. तो उसका बेस उनको करा के देना बहुत जरूरी है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट द लेसन, एंड दिस इज हाउ by step we can go on applying all these critical thinking areas like that. Okay, further I'll read out what I have written. Recognize for the cause, course and effects. Recognize that the French Revolution was a journey in man's quest for political freedom. क्यों क्रांति हुई थी, उनको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए. पॉलिटिकल इन द सेंस वी वांट आवर राइट्स, वी वांट द राइट टू वोट. देयर शुड नॉट बी एनी discrimination between rich and poor, right? They should know this. Changes over time is inevitable. Changes तो होते रहते भैया. बहती नदी फ्रेश होती है, रुका हुआ पानी वो हम पीते नहीं. Changes are required, they are inevitable. Need to understand that when system and society no longer serve their needs, the common man sometimes revolts to force a change. हमने भी वही किया था. 150 साल तक हम अंग्रेजों की सहते आ रहे थे. Finally our volcano erupted. हमारा गुस्सा फूट गया and we got channelized properly because of गांधी जी, भगत सिंह, तिलक, ये सारे philosophers and freedom fighters हमारे जिंदगी में आते गए and they channelized our anger in a proper way and finally we got our freedom in 1947. Okay, further discuss the causes of revolution. Distinguish between real and immediate cause. Real cause क्या था, immediate cause क्या बना. रियल कॉज क्या था, हम इनजस्टिस सहते जाते. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. हमें पता था कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, बाहर की कॉलोनियल गवर्नमेंट आ रही है, वो हमारे यहाँ पे राज कर रही है, बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा है. सहते जा रहे. आखिर में मंगल पांडे जी ने 1857 में आवाज उठाई. जो कारतूस बनते थे वो पिग और काऊ की फैट से बनते थे. उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे. वो थी पहली आवाज इतिहास में अगेंस्ट द इनजस्टिस. तब से वो स्टार्ट होता गया. सो दिस वाज द इमीडिएट कॉज. रियल कॉज वाज समथिंग डिफरेंट बिकॉज वी नो कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन आवाज को नहीं उठाई. ये था हमारे अंदर दबा हुआ गुस्सा, वो उभर के आया बाहर एंड देन द अपराइजिंग स्टार्टेड. फर्दर let them recall the sequence of events जैसे मैंने बताया, dates and event. उनको खुद की एक डेटलाइन बनाने, खुद की इन द सेंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक में जो डेटलाइन दी है, जो इवेंट्स दिए हैं, उनको खुद को ड्रॉ करने को बोलो. एक साइड में डेट, उसके बाजू में उसका इवेंट. व्हेन दे विल राइट, दे विल अंडरस्टैंड.
and they will be able to recall what they have learned in the classroom. Then further is assess and evaluate the impacts of the revolution on France and the world. Finally it comes to assess. उनको खुद को जज करने दो. जो हुआ फ्रांस में, जो हो रहा था, जो मोनार्की का रूल था, ऑटोक्रेटिक रूल था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वो सच में जायज थी? इंसान को कोई अधिकार नहीं है जीने का, अपनी आवाज उठाने का? उनको सोचने, लेट देम थ्रो द बॉल इन देयर कोर्ट, लेट देम थिंक एंड लेट देम राइट. असेस, उनको असेस करने दो. अगर क्रिएटिंग में डालना है तो बच्चों को डाल दो उस सिचुएशन में. यू आर वन ऑफ द फ्रेंच सिटीजन, यू बिलोंग टू द थर्ड स्टेट. आप थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हो, जो कि पुअर पीजेंट से बिलोंग करता था, जिसपे ज्यादा अन्याय हुआ. अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? दिस बिकम्स अ क्रिएटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग. सो ही विल स्टेप बाय स्टेप विल गो ऑन गिविंग यू द आइडियाज. मैम आई वुड हैव डन. अभी का ये 21st सेंचुरी का बच्चा है, हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, 17th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी. तो तब उस सिचुएशन में उसको खुद को ढालना पड़ेगा. एंड देन ही विल हैव टू गिव द रीजंस हाउ ही विल रेज हिज वॉइस, हाउ ही वुड हैव रेज हिज वॉइस इफ ही वुड हैव बीन इन दैट सिचुएशन. एंड दिस इज हाउ माय सेशन इज ओवर. So the process of developing Bloom's taxonomy, you can switch it off.